तो चलिए इस बार हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 46 को, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के। ठीक है, तो ये एक सेलर था, इसको इसका पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अनपेड सेलर बन गया। अब इसके पास क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं लॉ के अंदर, तो पहले उसके बारे में जानते हैं। 1 2 3 4 रेमेडीज़ अवेलेबल हैं जब ये अनपेड सेलर है। इसके पास लियन का अधिकार है, इसके पास स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार है, रीसेल का अधिकार है और सू करने का अधिकार है प्राइस के लिए। क्वेश्चन आता है कि ये रेमेडीज़ अवेलेबल होती तो कब होती हैं। ठीक है, तो पहला, अगर प्रॉपर्टी इन गुड्स जो हैं वो बायर को पास हो गए हैं तो ये राइट अवेलेबल है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी इन गुड्स पास नहीं हुए हैं तो ये राइट अवेलेबल नहीं है। प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब क्या होता है, ओनरशिप। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लियन का अधिकार कहता है कि आप गुड्स को अपने पास रख सकते हो। ठीक है, जब गुड्स आपकी पोजेशन में हैं तो आप उसको देना मत, बायर को मत देना कि भाई तू पहले मेरे पैसे दे फिर तेरे को दूंगा तेरा सामान। तो ए कहता है कि बायर, मेरे पास तुम्हारे गुड्स पड़े हुए हैं, मेरे पास तुम्हारे गुड्स पड़े हुए हैं, तुम्हारे, मेरे नहीं है वो, तुम्हारे हैं। अब तुम इसके मालिक हो, मैं तो सिर्फ पोजेशन होल्ड करता हूँ गुड्स की। तो मेरे पास तुम्हारे गुड्स पड़े हुए हैं, तुम्हें अगर गुड्स लेने हैं तो पहले मेरे पूरे पैसे दे दो, फिर मैं तुमको गुड्स दे दूंगा। तो ये जो राइट है ये तभी एक्सरसाइज होती है जब बायर मालिक बन चुका है और उसने हमें पैसे नहीं दिए, हमारे प्राइस जो है वो उसने नहीं दिया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो क्या राइट है, राइट टू लियन है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, रीसेल है और सू फॉर प्राइस है। अब ये जो राइट्स हैं, ये जो रेमेडीज़ हैं, ये कैसे मिलती हैं? क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है? क्या ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें ए को कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग राइट्स मिलती हैं? नहीं, ये लॉ देता है राइट्स। और लॉ कैसे देता है? बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ। तो ये एमसीक्यू आता है, ये याद रखना, बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, क्लियर। अब राइट टू लियन कब एक्सरसाइज कर सकते हो? जब गुड्स आपकी पोजेशन में है। अगर आपकी गुड्स पोजीशन में नहीं है तो लियन क्या करोगे? लियन मतलब अपने पास रिटेन करना कि मैं गुड्स नहीं दूंगा तुमको, तो मेरे पास पड़े हैं ना गुड्स, तभी तो नहीं दूंगा तुमको। अब आता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि ये ए है, इसने क्या करा, गुड्स को कैरियर वाले के पास दे दिया, कुरियर वाला जो होता है ना उनके पास दे दिया। ठीक है, अब ये गुड्स ड्यूरिंग जर्नी में है। ठीक है, ड्यूरिंग जर्नी में ये ए था, ये कैरियर था, इसके पास गुड्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इसके पास गुड्स पड़े हुए हैं और ये बायर है, ये बायर है। तो इसके पास पड़े हैं गुड्स। ए कहता है अरे रोक लो, रोक लो, गुड्स को आगे मत लेके जाओ, यहीं रोक लो, बायर को देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बायर तो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसके पास तो पैसे ही नहीं है देने को, या वो पैसा देना नहीं चाहता अगर है तो। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है सेक्शन 2(8) ऑफ सोगा के अकॉर्डिंग कि बायर जो है वो पैसा देना बंद कर देता है। ठीक है, या वो पैसा दे ही नहीं पाता जब ड्यू डेट आती है। तो इसमें चाहे वो पैसा दे नहीं पाता या इरादा नहीं है, कुछ भी ले लो आप, किसी भी तरीके से ले लो आप, वो पैसा नहीं दे रहा ना तो इंसॉल्वेंट माना जाएगा, चाहे उसने एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी कमिट करा हो चाहे ना करा हो, चाहे कोर्ट की डिग्री इसमें आई हो कि बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, कंगाल हो चुका है, चाहे ना आई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बायर इंसॉल्वेंट है, और ये वाली बात गुड्स इन ट्रांजिट के दौरान पता चली है, जब गुड्स जर्नी में थे, ठीक है, जब सेलर ने उस गुड से अपनी पोजीशन को हटा लिया था, तब ये राइट स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती। अब रीसेल का अधिकार आता है, थर्ड पॉइंट, रीसेल। रीसेल में क्या होता है, ये ए है, ये बी है, ए ने क्या करा, ए के पास गुड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, बायर के गुड्स हैं वो, बायर कौन है, बायर मालिक है, तो बायर मालिक है यानी कि ए ने फर्स्ट सेल जो है वो बी को कर दी है, फर्स्ट सेल बी को कर दी है। अब ए जो है वो दूसरी सेल करेगा, रीसेल करेगा अपने पैसे लेने के लिए सी को, इसे कहते हैं राइट ऑफ रीसेल। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 46 सेल ऑफ गुड्स एक्ट। थैंक यू।